Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आरसीसी में देखेंगे डबली रेनफोर्स बीम के बारे में। क्लियर हुआ? अभी तक हमने जो है बेसिक देख लिया था, सिंगली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइन देख लिया, लिंटर का भी देख लिया, कैंटिलीवर बीम का भी देख लिया। उस पर हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल को भी हमने लगाया। अब हम डबली रेनफोर्स बीम के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो डबली रेनफोर्स बीम क्या है? अच्छा, इसके पहले हम बताते हैं भैया आप लोग जो है पढ़ते रहा करो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस उतना हो नहीं पा रही हैं जितना आप यूट्यूब में डिमांड करते हो। ठीक है, ऑफलाइन में आपकी ज़्यादातर क्लासें हो जाती थी, तो क्लास आपको जो है जैसे भी टाइम मिलेगा हम आपको क्लास जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो डबली रेनफोर्स बीम के बारे में अगर हम देखेंगे तो डबली रेनफोर्स बीम, पहले इसको हम देखेंगे थोड़ा सा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन, ठीक है, तो ज़रूरत कैसे पड़ी? तो पहले नंबर हम जानते हैं सिंगली रेनफोर्स में और डबली रेनफोर्स बीम होता क्या है। ठीक है, हमने कहा बीम में जो भी टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, यदि वह न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड किया जाए, अर्थात केवल एक जोन में प्रोवाइड किया जाए, तो उसे हम कहेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट। ठीक है, केवल एक जोन में यदि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, सिर्फ आप समझिएगा, अभी लिखना नहीं है कुछ। न्यूट्रल एक्सिस, इसके नीचे अगर हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा सिंगली रेनफोर्समेंट। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगर हम कंप्रेसिव जोन में भी स्टील प्रोवाइड कर दें तब ये हमारा क्या हो जाएगा? डबली रेनफोर्स बीम। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत फिर हम कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक बीम है, बीम को हमने बनाया, अभी बनाया नहीं, अभी से हम डिजाइन करने हैं। ठीक है, जब उसका बीम का डिजाइन किया गया तो हमने ये देखा कि इस पर जो आने वाला मोमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम जानते हैं कि जो भी सेक्शन है वह एक लिमिटिंग वैल्यू तक मोमेंट को ही रजिस्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आएगा तो हम कहेंगे तुरंत सेक्शन क्या होगा? फेल कर जाएगा। जैसे हमने कहा बीम की जो क्षमता है मोमेंट को रजिस्ट करने की वो है 45 किलोन्यूटन मीटर, और उस पर जो आ रहा है वो है 55 किलोमीटर मीटर। अब बता भाई सेक्शन फेल होगा कि नहीं होगा? सेक्शन फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो क्या क्या कर सकते हो। एक नंबर तो आप सेक्शन चेंज कीजिए। सेक्शन में मतलब क्या? बी और डी चेंज करेंगे। और जहाँ पर सेक्शन एरिया चेंज करने की बात आती है वहाँ पर हम कहते हैं भैया डिफ्लेक्शन में सेव करने के लिए हम वहाँ पर केवल डेप्थ को इंक्रीज करते हैं, ना कि विड्थ को। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मान लीजिए कि हम डेप्थ नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे, ये बहुत रेयर केस होता है, हमेशा नहीं, वैसे हम कहेंगे कि डेप्थ को ही इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दीजिए। या दूसरा हम कहेंगे कि इस बीम में जो भी स्टील रेनफोर्समेंट डाला गया है वह स्टील रेनफोर्समेंट क्या हो? बढ़ा दिया जाए। क्लियर होना से? ठीक है, और अधिक हम क्या कर सकते हैं? और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? और हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी स्थिति से जिस भी स्थिति से मोमेंट का मान को कम कर सकें, ठीक है, तो उसको भी हम वहाँ पर चेंज करेंगे, अर्थात ग्रेड, स्टील का ग्रेड और कंक्रीट का ग्रेड भी बढ़ा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। मान लीजिए ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो भाई, डेप्थ अगर आप बढ़ा दिए, किसी कमरे का आपने डिजाइन किया और कमरे में 1 मीटर गहरी में आपने क्या डाल दिया? बीम डाल दिया। अब बता भाई, जब 1 मीटर गहरी में आपका बीम बढ़ गई, अब पता लगे दरवाजे से हल रहे हो, तुरंत खबड़ी में क्या हुआ? बीम लड़ेगा तुरंत। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि कमरे का शो आपके खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में कहेंगे क्या कि जो भी क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि भैया जो भी बीम है इस गहराई से ज़्यादा नहीं आना चाहिए नीचे। ठीक है, हमने गहराई को फिक्स किया। और जब गहराई को फिक्स किया तो हम कहें अब ये तो चौड़ाई तो हम बढ़ा नहीं सकते भाई, चौड़ाई बढ़ा दोगे तो इससे बड़ा, इससे हम कहेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा? स्लैब ही बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि गहराई वहाँ पर हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जब गहराई फिक्स कर दिया गया हम कह रहे हैं वहाँ पर उसकी चौड़ाई भी फिक्स किया होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी डायमेंशन ऑफ बीम है, उस डायमेंशन ऑफ बीम को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब इसी में हमें क्या करना है? रजिस्ट करना है आने वाले सभी मोमेंट को। क्लियर होना से? तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या कि अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन को जो हमने फिक्स किया तो अब रेनफोर्समेंट की बारी आती है। रेनफोर्समेंट इंक्रीज कीजिए। अब रेनफोर्समेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए टेंसाइल रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी हमने बढ़ा दिया। ठीक है, जो भी रेनफोर्समेंट हमने बढ़ाना था वो हमने कहाँ पर बढ़ाया? टेंसाइल जोन में बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है? टेंसाइल जोन तो आपका हो गया मजबूत। अब ऐसे में कंप्रेसिव जोन आपका क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से?
ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि जो भी रेनफोर्समेंट हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेंसाइल जोन में बढ़ा दें तो हम कहेंगे कंप्रेसिव जोन पर आपका कमजोर होकर के तुरंत क्या करेगा, फेल कर जाएगा। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो भी रेनफोर्समेंट अब आपको बढ़ाना है, कुछ टेंसाइल में डाल दीजिए, कुछ कंप्रेसिव जोन में डाल दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं यहाँ पर कि टेंसाइल जोन में केवल और केवल स्टील लोड बियर करेगा। ध्यान समझना, यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि टेंसाइल जोन में जो भी लोड आएगा या जो भी स्ट्रेस रजिस्ट करेगा वह केवल और केवल स्टील करेगा, जबकि कंप्रेसिव जोन की जब हम बात करेंगे तो कंप्रेसिव जोन में कंक्रीट भी रजिस्ट करेगा और उसके साथ साथ में स्टील भी रजिस्ट करेगा। हमें दोनों को क्या करना है, बराबर, अर्थात कंप्रेसिव जोन में उत्पन्न फोर्स और टेंसाइल जोन में उत्पन्न फोर्स या जनरेट फोर्स को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। जब इक्वल करेंगे हम कहेंगे कि कंप्रेशन और टेंसाइल जोन दोनों एक साथ फेल करेगा। यहाँ से हमें दोनों को बराबर करना है। जब दोनों को बराबर करना है तो हम कहेंगे टेंसाइल जोन में कंप्रेसिव जोन की अपेक्षा स्टील की क्वांटिटी अधिक होगी। यहाँ से समझ में तो आ गया है ना, डबल रेनफोर्स्ड बीम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जब सेक्शन को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, अप्लाइड मोमेंट का मान रजिस्टिंग मोमेंट से अधिक हो जाए, ठीक है, अप्लाइड मोमेंट का मान रजिस्टिंग मोमेंट से अधिक हो जाए, स्पैन अधिक हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में हम डबली रेनफोर्स्ड बीम का यूज करते हैं या डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास सेक्शन है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेक्शन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट अप्लाइड किया, यहाँ पर हमने कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, मान लेते हैं इसका मान क्या है यहाँ पर AST, ठीक है, AST। अब ये कंप्रेसिव जोन है, ये हमारा क्या है, कंप्रेसिव जोन है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं क्या कि जब टेंसाइल जोन में लोड रजिस्ट करने की बारी आएगी तो केवल स्टील बियर करेगा, ना कि कंक्रीट। यहाँ पर कंक्रीट क्या है, फ्री है। जब कंप्रेसिव जोन की हम बात करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर भी हमने कुछ स्टील डाल दिया, यहाँ पर भी हमने कुछ स्टील डाल दिया, ठीक है। अब ये दोनों स्टील ASC, इसको हमने क्या बोल दिया, ASC। यदि ध्यान दीजिए, यदि ASC का मान AST के बराबर हो जाए, अर्थात टेंसाइल जोन में जो भी स्टील है वह कंप्रेसिव जोन में पड़े हुए स्टील की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में यहाँ पर हम कहेंगे कि टेंसाइल जोन आपका फेल कर जाएगा। क्यों फेल कर जाएगा, देखो इसके साथ में कंक्रीट भी कार्य करेगा, इसके साथ में हम कहेंगे कि जो भी कंक्रीट डाला गया है इस सरिया के साथ साथ में ये कंक्रीट भी लोड को रजिस्ट करेगा, जबकि यहाँ पर कंक्रीट कोई भी लोड रजिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में कहेंगे कि अभी भी हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल हो रहा है, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर टेंसाइल जोन आपका फेल कर सकता है। तो ऐसे केस में कहेंगे क्या कि इसको हमें सेव कराना है, इसको हमें सेव करना है, अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि जो भी कंप्रेसिव जोन है और जो भी टेंसाइल जोन है ये दोनों एक साथ फेल करे, अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि बैलेंस सेक्शन का यहाँ पर डिजाइन करना है, किसका, बैलेंस सेक्शन का। जब बैलेंस सेक्शन का डिजाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि ASC का मान कम रहेगा हमेशा, किससे, AST से। हम कह सकते हैं हो सकता है, अब कितना कम रहेगा ये हम नहीं जानते, यहाँ पर हम उसका क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। आज हम वर्किंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, फिर हम लिमिट भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोनों को हम इसलिए अलग अलग पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी उठते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग बता देंगे, आज वर्किंग पढ़ लीजिए, कल लिमिट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमने 5 बार डाल दिया, ठीक है, 5 बार यहाँ पर डाला। अब यहाँ पर हम जो है मान लेते हैं 2 बार डाल दिए, ठीक है, 3 डाल दीजिए, चलिए 3 डाल दिए, क्लियर हो। अब ये हमारा क्या हुआ, डबल रेनफोर्स हुआ। इसको जब हम इक्वल करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि जब अप्लाइड मोमेंट का मान रजिस्टिंग मोमेंट से अधिक हो जाए, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अप्लाइड मोमेंट का मान, ठीक है, अधिक हो जाए किससे, रजिस्टिंग मोमेंट से, तब वहां पर हम कहेंगे सेक्शन आपका क्या होगा, डबल रेनफोर्स्ड। जब अप्लाइड मोमेंट का मान कम हो जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तब वहां पर हम कहेंगे वहां पर क्या होगा आपका सिंगली रेनफोर्स्ड। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको हम जो है व्याख्या भी करेंगे आगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने देखा तो हम यहाँ पर कह रहे हैं भैया ऐसा है कि सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या हम कहेंगे कि इस बीम की जो लिमिटिंग वैल्यू हो उस लिमिटिंग वैल्यू को निकालिए। भाई देखो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि सिंगली रेनफोर्स बने, अगर सिंगली रेनफोर्स बीम नहीं बना पा रहे हैं तब वहाँ पर हम डबली रेनफोर्स की बात करेंगे। क्लियर वहाँ से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम हम पहले बनाएंगे, और जब सिंगली रेनफोर्स बीम रजिस्ट नहीं कर पाएगा टोटल लोड, तब हम अतिरिक्त इस्पात यहाँ पर ला करके और डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंगली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये कुछ बार यहाँ पर पड़ा, मान लेते हैं कितना पड़ा यहाँ पर 2, ठीक है, माना गया अभी 2 बार यहाँ पर पड़ा।
अब प्लस इस बीम को हमने तोड़ रहे हैं, इस बीम को हम तोड़ रहे हैं, अभी आगे हम इसको समझा रहे हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर भी हमने क्या डाला है, यहाँ पर 3। अब बता भाई, इनको और इनको अगर मिला दिया जाए, इनको और इनको अगर मिला दिया जाए तो हम कहेंगे यही बीम आपका बनेगा कि नहीं बन जाएगा, ये बीम बन जाएगा। ये हमारा हुआ सिंगली रेनफोर्स बीम, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स बीम, और ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ डबली, जबकि ये इसी से टूटा है तो हम इसको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से जो भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान आएगा वह लिमिटिंग वैल्यू आएगी, यहाँ से क्या आएगा, ये लिमिटिंग वैल्यू आएगा। जबकि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस बीम पर कितना लोड, अर्थात सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लोड और स्पैन के आधार पर जो भी आप मोमेंट निकालेंगे उसको हम अप्लाइंग मोमेंट कहते हैं। जो भी लोड और स्पैन के आधार पर मोमेंट निकाला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अप्लाइंग मोमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देखिए, अगर यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे m1 और यहाँ पर हम कहेंगे m2, जो भी मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टोटल यम, ठीक है, टोटल यम m1 प्लस m2। अगर हम AST की बात करेंगे, ठीक है, देखो AST कैसे निकलेगा, टेंसाइल जोन में स्टील, देखो यहाँ पर भी पड़ा है, यहाँ पर भी पड़ा है, अर्थात हम कहेंगे कि m1 के आधार पर भी AST निकाला जाएगा, m2 के आधार पर भी AST निकाला जाएगा और दोनों को ऐड किया जाएगा। अभी सब को हम निकलवा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ASC केवल m2 के आधार पर निकाला जाएगा, न कि m1 के आधार पर निकाला जाएगा। बताओ क्लियर हुआ यहाँ से? इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ से? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझिए। ये तो आप बनाना चाहो बना लेना, इसको सिंपल भाषा में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में एक बीम है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, बीम है, और उस बीम को हम सिंगली रेनफोर्स में हमने डिजाइन किया। ठीक है, मान लेते हैं, अभी डिजाइन नहीं कर रहे, मान रहे हैं हम सिंगली रेनफोर्स बीम इसको बनाएंगे। अब इस पे जो भी लोड आ रहा था, जो भी लोड आ रहा था, ठीक है, उस लोड और स्पैन के आधार पर, लोड और स्पैन के आधार पर हमने मोमेंट का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया? मोमेंट का मान निकाल लिया, और इसको हमने बोल दिया अप्लाइड मोमेंट। इसको हमने क्या बोला यहाँ पर? अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, अप्लाइड मोमेंट यहाँ पर हमने निकाल लिया। जब हम सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन किए तो यहाँ से हमें MR का मान पता चला। ठीक है, QBD स्क्वायर से, यहाँ से हमें मान पता चला इसका MR का मान QBD स्क्वायर से, अर्थात जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी है, QBD स्क्वायर। इससे ज़्यादा ये लोड बियर नहीं कर सकता, ये बीम जो है ये इस मोमेंट से ज़्यादा, ठीक है, अतिरिक्त मोमेंट यहाँ पर बियर नहीं कर सकता, वहाँ पर क्या करेगा, फेल कर जाएगा। जब हमने देखा तो इसका मान लेते हैं 50 किलो न्यूटन मीटर आया, जबकि अप्लाइड मोमेंट का जो भी मान था, ठीक है, वो हमारा 65 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए भाई, ये रजिस्टर कितना कर रहा है, 50, आज कितना रहा है, 65, फेल करेगा नहीं करेगा, फेल कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि कितना यहाँ पर अतिरिक्त आ रहा है, कितना यहाँ पर अतिरिक्त आ रहा है। ठीक है, तो जो अतिरिक्त मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, हम कहेंगे अतिरिक्त में आ रहा है आपका 15 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है अतिरिक्त में? 15 किलो न्यूटन मीटर। तो हम कह रहे हैं क्या कि ये आपका हो गया टोटल मोमेंट आने वाला। क्लियर हुआ? ठीक है, जितना ये सिंगली रेनफोर्स द्वारा रजिस्टर कर रहा था, जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, या जो रजिस्टर कर रहा है मोमेंट, वो हमारा हुआ m1, और ये जो अतिरिक्त मोमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, m2। अब देखिए यहाँ पर m1 के लिए हमने सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन कर दिया, लेकिन जब यहाँ पर हम देखें हम कह रहे हैं वहाँ पर कि अभी भी अतिरिक्त मोमेंट है, अभी भी अतिरिक्त मोमेंट है, और ये अतिरिक्त मोमेंट इस सेक्शन को फेल कर जाएगा या फेल करा देगा। तो ऐसा हम कहेंगे कि जो भी अतिरिक्त मोमेंट है, इस अतिरिक्त मोमेंट के आधार पर, ठीक है, हम अलग से स्टील निकालेंगे और वो स्टील भी इसी बीम के अंदर प्रोवाइड करेंगे। बताओ क्लियर हो नहीं? यहाँ से समझ में आ गया ना? ठीक है, m1 हम किसको मानेंगे, ये जो आपका रजिस्टर वाला लिमिटिंग वैल्यू वाले को, ठीक है, टोटल मोमेंट जो अप्लाइड हो रहा था, अब हम कहेंगे अप्लाइड में से जो हमारा रजिस्टर रहा है उसको हम घटा देंगे, जो अतिरिक्त मोमेंट बढ़ रहा है उस अतिरिक्त मोमेंट के लिए अतिरिक्त रेनफोर्समेंट स्टील को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजाइन करके प्रोवाइड करेंगे। बता क्लियर वहाँ से? ठीक है, तो हमारे ख्याल से डबल रेनफोर्स बीम का बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहले फार्मूला निकाल लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर जो है डिजाइन भी देख लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए। पहले हम एक सेक्शन यहाँ पर बना रहे हैं, पहले हम यहाँ पर एक सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, बनाते हुए चलिएगा, आपको लिखाएंगे कुछ नहीं भाई, जो आपको लिखना हो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ स्टील डाल दिया है, इसको हम बोल देते हैं ASC। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, स्मॉल d डैश दिख रहा होगा हमारे ख्याल से, नहीं दिखेगा आप बताइएगा।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया स्मॉल डी, ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, वही पुराना चीज़ जो है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स ही रहेगा। इसको हम बोलेंगे ASC और इसको हम बोलेंगे AST। ठीक है, ASC के साथ साथ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कंक्रीट भी डाला गया है, यहाँ पर कंक्रीट भी डाला गया है। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, स्टील के साथ साथ यहाँ पर कंक्रीट भी डाला गया है। अब ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इनमें जो भी स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही तो बनता है, बता भाई, ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या, यहाँ पर स्टील पड़ा है, यहाँ पर स्टील पड़ा है। जब स्टील पड़ा है तो यहाँ पर अतिरिक्त स्ट्रेस जनरेट होगा और वो स्ट्रेस हमारा यहाँ पर होगा। इसको हम बोल रहे हैं सिग्मा CV और इसको हम बोल रहे हैं सिग्मा CV डैश। यहाँ पर जो होगा वो हमारा अधिकतम क्या होगा, सिग्मा ST। हम पहले बता रहे हैं ना आपको, केवल वर्किंग वाला पहले हम आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले वर्किंग देखिए, फिर उसके बाद हम लिमिट भी देखेंगे, सिग्मा ST। ठीक है, डी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं D माइनस एक्स। ठीक है, इतना वर्क नहीं हुआ। तो अब देखो, जब आप पीछे जाइए, पीछे वाले लेक्चर में जब जाएंगे आप सिंगली रेनफोर्स बीम या जो बेसिक हमने वर्किंग स्ट्रक्चर का पढ़ाया था, वहाँ पर हमने आपको बताया था क्या कि जो भी, अब देखो यहाँ पर कंक्रीट, यहाँ पर स्टील है, यहाँ पर क्या है कंक्रीट और यहाँ पर क्या आपका स्टील है। हम कहेंगे दोनों का मेल हम नहीं करा सकते। अब ऐसे में क्या करना है, या तो कंक्रीट को स्टील के इक्विवेलेंट करो और या तो स्टील को कंक्रीट के इक्विवेलेंट करो। ये तो करते थे, कहते थे। ठीक है, तो जब स्टील को कंक्रीट के इक्विवेलेंट करते थे तो यहाँ पर हम मॉडुलर रेशियो से गुणा कर देते थे, यहाँ पर हम मॉडुलर रेशियो से गुणा कर देते थे। अर्थात जो भी सिग्मा ST लिखते थे, ठीक है, यहाँ पर जो एरिया होता था AST, अब उसको हम लिखते थे यहाँ पर MAST। बताओ, ये लिखते थे नहीं लिखते थे। अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि जो भी टेंसाइल जोन में, ठीक है, स्टील पड़ा है, इसको अगर हम कंक्रीट के इक्विवेलेंट करते थे तो वहाँ पर मॉडुलर रेशियो से गुणा हो जाता था, MAST हो जाता था। ठीक है, ये टेंसाइल जोन का, ये कहाँ का, टेंसाइल जोन का। लेकिन जब एक कंप्रेसिव जोन की बात करेंगे तो कंप्रेसिव जोन में जो भी मॉडुलर रेशियो होगा, मॉडुलर रेशियो कंप्रेसिव जोन में जो भी होगा, ठीक है, वो हमारा 1.5 m गुना हो जाता है। कितना गुना होता है, 1.5 m गुना हो जाता है। क्लियर हुआ। अर्थात हम कहेंगे क्या कि अगर हम टेंसाइल जोन को कंक्रीट के इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो AST को हम क्या लिखेंगे, MAST। लेकिन जब हम कंप्रेसिव जोन में पड़ी स्टील को, ठीक है, कंप्रेसिव जोन में पड़ी स्टील को, ठीक है, कंक्रीट के इक्विवेलेंट करेंगे तो 1.5 m से गुणा किया जाएगा। क्लियर वहाँ से। अब ये पीछे हम बताएं इक्विवेलेंट क्या करते हैं भाई, दोनों को मेल कराना है तो जाहिर सी बात है कि इनकी जात बिरादरी शकल सूरत क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं रहेगा तो ये आपस में मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट लिखा नहीं रहे, इक्विवेलेंट हम लिखा नहीं रहे, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंप्रेसिव जोन, ठीक है, कंप्रेसिव जोन में जो भी स्टील डाली गई है अगर उसको हम कंक्रीट के इक्विवेलेंट करेंगे तो 1.5 m गुना लिया जाएगा था। जो भी हम ASC की बात करेंगे हमारा कितना लिया जाएगा, 1.51 m इंटू ASC। बताओ, क्लियर हुआ। कंक्रीट के इक्विवेलेंट किए हैं और इसको हम कंक्रीट के इक्विवेलेंट किए हैं, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, MAST हुआ। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है बीम की, वो यहाँ पर कितना ले लेते हैं, विड्थ, वो हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, B। बता क्लियर हुआ। हम पहले निकालेंगे यहाँ पर क्रिटिकल एक्सिस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहले बात कर लेते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम बहुत विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको हम पीछे सारी चीज़ें आपको बताए हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तब उसमें भी सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, XC इज इक्वल टू KC इंटू डी। और KC का मान आपने बहुत सारा लिखा है, ठीक है, वहाँ से देखिए उठा करके। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, अभी तक आपको याद होना चाहिए क्योंकि लगातार आपको कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। ठीक है, तो XC का मान हम वहाँ से निकाल लिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहीं पर चेंज नहीं होगा, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो लिंटल हो, कैंटिलीवर बीम हो, कहीं भी इसका मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेड पर डिपेंड करता है। किसके ग्रेड पर डिपेंड करता है, ठीक है, स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है। किस पर, स्टील के ग्रेड पर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में कौन सा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हुआ। तो हम इसको हटा रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ
न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम जानते हैं क्या कि कंप्रेसिव जोन में जो भी मोमेंट है, ठीक है, और उसको हम टेंसाइल जोन में जो भी मोमेंट है उन दोनों का मान आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अर्थात हम कहेंगे क्या, कंप्रेसिव जोन का मोमेंट तथा टेंसाइल जोन का मोमेंट दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात हम जानते हैं क्या कि जब कंप्रेसिव जोन में उत्पन्न फोर्स और टेंसाइल जोन में उत्पन्न फोर्स ये दोनों का मान बराबर हो जाए तो हम कहेंगे इनके द्वारा मोमेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब हम लिमिट स्टेट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है, फोर्स की बात करते हैं, और यहाँ पर हम मोमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कहीं कहीं पर फोर्स भी करके निकाल लेता है, कहीं पर मोमेंट भी करके निकाल लेता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थात कहेंगे क्या कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एरिया और इनटू बेस की डिस्टेंस, जैसे आप पढ़े हो मोमेंट में क्या पढ़े हो, ठीक है, फोर्स और बेस की दूरी ये पढ़ते थे। उसके बाद जब सेकेंड ईयर सोम में पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे कि जो भी मोमेंट लेता था वह एरिया इनटू डिस्टेंस लेते थे, ये लेते थे ना वहाँ पर, ठीक है। जैसे x1 y1 x2 y2 निकालते थे ना, निकालते थे, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी ले रहे हैं, ठीक है। अर्थात निकालेंगे तो सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अर्थात हम कहेंगे क्या कि कंप्रेसिव जोन मोमेंट कहाँ पर, कंप्रेसिव जोन का बराबर होगा मोमेंट कहाँ का, टेंसाइल जोन का, कहाँ का, टेंसाइल जोन का, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालते हैं। कंप्रेसिव जोन में दो लोग हैं, कौन कौन, कंक्रीट भी है और स्टील भी है, भाई दोनों को हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। कंक्रीट भी है और स्टील भी है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पूरा कंक्रीट है, ध्यान देना, सबसे पहले हम मान लेते हैं पूरा क्या है, ये कंक्रीट है। अच्छा पूरा कंक्रीट है तो हम कहेंगे कि इसका जो भी मान आएगा, जो भी मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स, एरिया हुआ और गुणे x/2, बताओ क्लियर यहाँ से, b इंटू एक्स पूरा एरिया हुआ और ये कार्य करेगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर x/2, वो हमारा यहाँ पर निकल गया, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो ये कंक्रीट का हो गया, अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं किसका, स्टील का, प्लस हम कर रहे हैं किसका, स्टील का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कहा प्लस, ठीक है, क्योंकि स्टील वहाँ पर भी है ना, कंक्रीट और स्टील दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम फिर थोड़ा देखेंगे, ठीक है, ये कंक्रीट हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इतनी दूर का कंक्रीट यहाँ पर काट के निकाला गया है, कितनी दूर का कंक्रीट निकाला गया है, इतनी दूर का, कितने एरिया में, ASC एरिया में, ठीक है, ASC एरिया में कंक्रीट को काट के निकाल लिया गया है, कंक्रीट को काट के निकाल लिया गया है। अतः हम कहेंगे भैया अब यहाँ पर लिख दीजिए माइनस, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम कंक्रीट को निकाल रहे हैं, कंक्रीट को निकाल रहे हैं कितनी एरिया में, ये इतनी एरिया में, ये इतने एरिया में कंक्रीट को काट के निकाल रहे हैं। अर्थात हम कहेंगे भैया इतनी दूर की कंक्रीट काट के क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अभी इसी में, इसी के स्थान पर हम स्टील यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, कंक्रीट को काट के हटाया गया और स्टील यहीं पर क्या किया गया, ऐड किया गया। तो कंक्रीट को हमने घटा दिया, लेकिन अब स्टील को इसी में ऐड करेंगे, और जब स्टील को ऐड करेंगे तो हम अभी आपको ऊपर बताए थे कि अगर लेना है तो सबको कंक्रीट के इक्विवेलेंट लो, स्टील के इक्विवेलेंट लो, तो हम यहाँ पर कंक्रीट को लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पर भी कंक्रीट के इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। और जब कंप्रेसिव जोन को कंक्रीट के इक्विवेलेंट किया जाएगा तो हमने कहा 1.5 यम गुना लिया जाएगा, अर्थात 1.5 यम से यहाँ पर गुणा किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर कहेंगे, ठीक है, कंक्रीट को हटाया गया और इसी में ऐड किया गया क्या, ठीक है, स्टील ऐड किया गया, और जब स्टील को हमने कंक्रीट के इक्विवेलेंट किया तो वहाँ पर 1.5 यम ASC आ गया, बताओ क्लियर है, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद, ठीक है, ये हमारा हुआ, यहाँ पर ये हमारा हुआ। अब इसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ से देखो ये तो हमारा पूरा अभी आया, ठीक है, ये हमारा क्या है, एरिया किसका, इसका, ठीक है, इस इतने का, ठीक है। अब इसके बाद हम कहेंगे कि अभी यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस से क्या करा जाएगा, गुणा किया जाएगा। और ये गुणा कैसे कराएंगे, ठीक है भाई, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस यहाँ पर करेंगे, और ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या होगा, x माइनस डी डैश और इज इक्वल टू, ठीक है, कंप्रेशन खत्म, कंप्रेशन खत्म। अब खास किसकी बात आएगी, टेंशन की। जब टेंशन की बात आएगी तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, यम AST, ठीक है, या पिछला जानते ही हैं, यम AST और d माइनस एक्स, बता दें क्लियर बात है। अब इसको तो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, दिख रहा है, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम bx²/2, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस क्या लिखे, ASC को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा क्या, 1.5 यम माइनस 1 और इंटू में ASC, अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस डी डैश और इज इक्वल टू आपका आएगा यम AST और d माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से आप x का जो भी मान निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी कौन सा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आ गया है, रटने की जरूरत नहीं होगी हमारे ख्याल से, रटना नहीं है, सिर्फ समझते हुए चलना है, ठीक है। वही मोमेंट निकालना है, एरिया इंटू डिस्टेंस करके आप निकालते हुए चले जाइएगा, अंत में आपका फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। बता क्लियर हुआ। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे लीवर आर्म की। हम किसकी बात करेंगे, लीवर आर्म की। हटा रहे हैं इसको, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, अभी जरूरत पड़ेगी फिर से बना दिया जाएगा, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाला है, यहाँ पर क्रिटिकल भी निकाल लिया, एक्चुअल भी निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं लीवर आर्म की, ठीक है, लीवर आर्म। जब हम लीवर आर्म की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे हम। लीवर आर्म में हम क्या जानते हैं, लीवर आर्म में क्या जानते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव जोन में जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है उसके बिंदु से या उसके, ठीक है, उस पॉइंट से टेंसाइल जोन में जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है उस पॉइंट के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा था जिसको हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, Ft, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है Fc। लेकिन हमने क्या कहा कि कंप्रेसिव जोन में दो लोग हैं, कंक्रीट और स्टील, कंक्रीट और स्टील। यहाँ पर हम कहेंगे ये जो फोर्स है वो किसका है, हम कहेंगे स्टील का है। ये फोर्स किसका है भाई, सिग्मा CV डैश जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा था ये किसका हो रहा था, हम कहेंगे स्टील के द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं FC, S बोलते हैं, ठीक है, स्टील का है, स्टील का है। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक फोर्स जनरेट होगा और इसको हम बोलेंगे FCC, अर्थात कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट के कारण। अब इसको हम FC1 कर दें और इसको हम FC2 कर दें, क्या कोई दिक्कत होगी, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भैया देखो, एक ही क्षेत्र में दो लोग आ गए हैं, जब दो लोग आ गए हैं हम कहेंगे इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा। जब इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो हम जानते हैं क्या कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा होता है x/3, बता क्लियर हुआ नहीं। यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी हम जानते हैं क्या है, ये d डैश। अब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो जाहिर सी बात है कितना दूरी पे निकलेगा, y बार के डिस्टेंस में निकलेगा। और y बार हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर F1 y1 प्लस F2 y2 अपान F1 प्लस F2 करके हम y बार का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब y बार का मान निकल जाएगा हम कहेंगे इनके रिजल्टेंट से लेकर यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर लीवर आर्म। बता क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम अलग अलग निकालना चाहें, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, FC1 FT मतलब पहले फोर्स से लेकर इस फोर्स के बीच की डिस्टेंस जो भी हो गया उसको हम बोलेंगे Z1। दूसरे फोर्स से लेकर, ठीक है, यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे Z2। अब इनका हमारा क्या ये रिजल्टेंट है सबका, बता क्लियर यहाँ से, ठीक है। तब लीवर आर्म निकालते हैं, देखो कैसे नहीं। अब देखो इतना हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब पीछे हम बताए हैं, ठीक है। बहुत लंबी क्लासेस चली हैं, 30-32 लेक्चर आपका शायद फाउंडेशन बनाने में हमने खर्च किया है, ठीक है। तो अब इतना हम यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं, ताकि आप पीछे देखिएगा। जो भी डाउट्स होगा वो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फोर्स निकलेगा कैसे, फोर्स निकलेगा कैसे। तो फोर्स के लिए हमने आपको बहुत बार बता दिया है, एरिया इंटू स्ट्रेस करने से हमारा फोर्स निकल जाता है, एरिया इंटू स्ट्रेस करने से फोर्स हमारा निकल जाता है। यहाँ पर अगर हम एरिया इंटू स्ट्रेस करेंगे तो AST और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा ST। बता भाई क्लियर हो नहीं, सिग्मा ST क्या है, टेंसाइल जोन में जो भी स्टील है उसकी परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से निकालेंगे FC2 और FC1 का, ठीक है। अगर हम FC2 की बात करते हैं या FC1 की बात करते हैं, ठीक है, FC1 C1 किसका है, कंक्रीट का किसका है, कंक्रीट का। और जब कंक्रीट का है तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। अच्छा एरिया की हम बात करेंगे, भैया देखो ये पूरे में कंक्रीट है नहीं है, पूरे में कंक्रीट है नहीं है, ऊपर पूरे में कंक्रीट है। अच्छा पूरे में कंक्रीट है, यहाँ पर हम कहेंगे ये B इंटू एक्स, एरिया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी धरण है उसका एरिया, चौड़ाई इंटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अर्थात गहराई कंप्रेशन जोन का, ठीक है, एरिया आ गया इंटू स्ट्रेस की हम बात करेंगे। और स्ट्रेस देखो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा CV और यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेस आपका हो रहा है 0, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या सिग्मा CV, यहाँ पर क्या हो रहा है 0। हम कह रहे हैं 2 स्ट्रेस हो रहा है अर्थात स्ट्रेस का औसत निकाला जाएगा और इंटू हम करेंगे यहाँ पर सिग्मा CV प्लस 0/2। बता भेद होगा क्या, इसके अलावा और कोई कंक्रीट है यहाँ पर कंक्रीट है कहीं है, लेकिन उस कंक्रीट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अतः हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये FC1 का मान जो भी आएगा BX सिग्मा CV/2। बता क्लियर। अब इसी प्रकार से हम FC2 की बात करते हैं, और FC2 की बात करते हैं। और FC2 किसके कारण है,
स्टील के द्वारा है। किसके द्वारा है वो? स्टील के द्वारा है। अब उसके लिए अभी हम नीचे निकाले थे, क्या निकाले थे? 1.51 माइनस -1 और इनटू में आपका क्या हो जाएगा? AC। ये हो गया एरिया, ये हमारा क्या हो गया? एरिया। और इनटू स्ट्रेस की हम बात करेंगे, और स्ट्रेस की हम बात करेंगे तो स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? हम कहेंगे स्टील पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है? सिग्मा CB डैश। बता क्लियर हो नहीं यहाँ से? तो ये हमारा क्या हो गया? FC2 का मान आ गया। अब इसी प्रकार से हम FT की भी बात कर लेते हैं, और एरिया इनटू स्ट्रेस हम यहाँ पर भी जानते हैं। बता क्लियर हुआ? ये आपका मिल गया FC2, ठीक है, ये आपका मिल गया FC1, और यहाँ से आपको मिल गया FT, ठीक है। हम निकालना है लीवर आर्म। भैया लीवर आर्म तो हमने वहीं पर निकाल दिया है, लीवर आर्म तो हमने वहीं पर निकाल दिया है। चलो हम फिर से यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब लीवर आर्म की हम बात करेंगे, जब हम लीवर आर्म की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, हम इधर निकाल रहे हैं, ठीक है। Z1 हम किसकी बात कर रहे हैं? Z1 की बात कर रहे हैं। देखो Z1 की बात कर रहे हैं, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा कितना है? D। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? D, स्मॉल d। स्मॉल d में से अगर x/3 घटा दें Z1 का मान आएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर d माइनस x/3, ये हमारा आ गया Z1। Z2 की हम बात करेंगे, Z2 की हम बात करेंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारा है स्मॉल d। अब स्मॉल d में से अगर हम इस वाले वैल्यू को घटा दें, ठीक है, स्मॉल d में से अगर हम इस वाले वैल्यू को घटा दें, हमारा मान आ जाएगा किसका? Z2 का, और यहाँ पर हम लिखा जाएगा d माइनस d डैश। अब इसी प्रकार से हम Z की बात करेंगे, इसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे, Z की बात करेंगे। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है? स्मॉल d। स्मॉल d में से अगर हम y बार का मान घटा दें, बता भाई Z का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब कभी लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से आपका आएगा d माइनस y बार, ठीक है। इस y बार को हम कहते हैं, ठीक है, y बार निकाल लेते हैं। अच्छा y बार की अगर हम बात करेंगे तो ये y बार आपका कैसे आएगा? ठीक है, हमने अभी बताया ना आपको, ठीक है। जैसे आप करते थे x1 y1 नहीं a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2, ये करते थे ना, वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। और y बार इज इक्वल टू आपका आएगा FC1 इंटू, ठीक है, y1 अब प्लस FC2 इंटू y2 अपान में FC1 प्लस FC2, ठीक है। y बार इज इक्वल टू, अब देखो FC हम मान नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, FC1 इंटू y1 का मान रखेंगे हम, और ये आएगा x/3 प्लस FC2 y2 का मान रखेंगे हम, और ये आएगा आपका d डैश, वो हमारा क्या आएगा यहाँ पर? d डैश। अब पूरे का बटा हम करेंगे FC1 प्लस FC2, ठीक है। यहाँ से आप y बार का मान निकाल सकते हो, यहाँ से आप y बार का मान निकाल सकते हो, ठीक है। y1 y2 क्योंकि हम y को ऊपर वाली एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, इसलिए ऊपर वाली एक्सिस के अबाउट से डिस्टेंस भी हम वहाँ पर मेजर करेंगे। फिर y बार का मान आ गया, हमने यहाँ से Z1 Z2 Z टोटल मान निकाल लिया है। अब बता भाई y बार का मान हमने निकाल लिया, यहाँ से हम Z का मान भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर है कि नहीं? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बता रहे हैं कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। इतना हो गया नहीं सबका? अगर इतना हो गया है तो अब हम आगे चलाते हैं, ठीक है। अब हम अगला निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही इस टॉपिक का लास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लिमिट पढ़ाएंगे तो लिमिट में ही आपका स्टील भी हम निकलवा देंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अलग से हम कर दे रहे हैं, इसलिए जब फिर हम लिमिट वाला चलाएंगे तो उसमें आपका स्टील भी निकलवाएंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं, जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एम आर इज इक्वल टू, ठीक है, एक तो होगा कंप्रेसिव जोन का, एक हमारा होगा टेंसाइल जोन का। कब कहाँ पर क्या लेते हैं ये तो बताया गया ना पीछे टाइप ऑफ सेक्शन में। जब सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स होगा तो ऐसे सेक्शन में हम कहेंगे कि हमारा कौन सा ले जाएगा? टेंसाइल जोन से लिया जाएगा। जब आप सेक्शन का ओवर रेनफोर्स होगा तो हम कहेंगे कौन सा ले जाएगा? कंप्रेसिव जोन ले जाएगा। जब सेक्शन आपका बैलेंस है तब क्या करेंगे? ठीक है, जब सेक्शन आपका बैलेंस है तो वहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो सुटेबल रहता है हमारा कौन सा रहता है? ऊपर से कंप्रेसिव जोन, उसी के आधार पर हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है टेंसाइल क्यों मिलते, भाई टेंसाइल भी ले सकते हो बैलेंस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब अंडर रेनफोर्स आता है तो सबसे पहले टेंसाइल जोन फेल करता है, इसलिए हम टेंसाइल जोन वाला लेकर चलते हैं। और जब आपका ओवर रेनफोर्स रहता है तो हम कह रहे हैं कंप्रेसर जोन फेल करेगा, अर्थात हम कंप्रेशन जोन का मोमेंट लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, आगे भी हम लिख देंगे बस।
जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे सी कंप्रेशन जोन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्रेसिव जोन का फोर्स और गुणे डिस्टेंस भाई कहाँ तक, लीवर आर्म और। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, FC1 इंटू Z1 प्लस FC2 इंटू Z2। ठीक है, अब इसको आप लिख लोगे ना पूरा, चलो हम लिख देते हैं। यहाँ से FC1 का मान कितना है, BX सिग्मा CB बाई 2 और इंटू में D माइनस x/3। ठीक है, प्लस ठीक है, FC2 का मान कितना है, FC2 का मान कितना है 1.51 माइनस 1 ASC इंटू सिग्मा CB डैश। ठीक है, इंटू सिग्मा CB डैश और गुणे Z2 का जो मान आया है, Z2 का जो मान है वो हमारा कितना है, D माइनस D डैश। ठीक है, ये हमारा टोटल मूवमेंट हो गया। और ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। ठीक है, या बैलेंस सेक्शन के लिए, वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है, यदि सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है तब हम क्या लेकर के चलेंगे, जब सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है। ठीक है, सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स, देखो ये जब हम कंप्रेशन की बात करें यहाँ पर 2 फोर्स हो रहा था, इसलिए हमने दोनों को लिखा। जब हम टेंसाइल की बात कर रहे हैं केवल एक फोर्स हो रहा है, इसलिए हम केवल एक फोर्स को उठा के घुमाएंगे और केवल डिस्टेंस आपको किया जाएगा जेड। अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा वाला, और यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, MRT टेंसाइल जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका जो भी मान आएगा AST इंटू सिग्मा ST इंटू जेड। ठीक है, और इस जेड का मान कौन सा लिया जाएगा, MRT इज इक्वल टू AST इंटू सिग्मा ST इंटू D माइनस वाई बार। बता क्लियर हुआ। और वाई बार जैसे भी हम नीचे लिखा है तो वहाँ पर ले जाएगा, ये आपका कहाँ पर ले जाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है ना, बता भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से इसका मान निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टील निकाल लेते हैं। स्टील कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं, छापना होगा तो आप छापिएगा, नहीं तो लिमिट स्टेट जब हम बताएंगे तो आप हम फिर से लिखाएंगे इसको। ठीक है, अब इसको आप ना छापिएगा। चलिए स्टील की हम बात कर लेते हैं। स्टील, ठीक है, स्टील हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, हमने कहा अप्लाइड मोमेंट यम का जो भी मान आया, ठीक है, वह M1 प्लस M2 के क्या होगा, बराबर होगा, M1 प्लस M2 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो M1 है ये कौन सा है, M1 क्या है, हम कहेंगे M1 आपका है, ठीक है, जो लिमिटिंग वैल्यू है अर्थात क्यूबिडी स्क्वायर। आपका M1 क्या है, क्यूबिडी स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि M1 वह वैल्यू है जो सिंगली रेनफोर्स बीम द्वारा रजिस्ट किया जा सकता है। M1 वह वैल्यू है जो सिंगली रेनफोर्स बीम द्वारा रजिस्ट किया जा सकता है, अर्थात जो उसके लिमिटिंग वैल्यू उससे ज़्यादा वो बियर नहीं करेगा। अब ऐसे केस में M2 की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे M माइनस M1 कर दीजिए। बता भाई M2 का मान दिया जाएगा नहीं आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब हम इसके भी थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो भी बीम था उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, जो भी बीम था उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। जब 2 पार्ट में डिवाइड किए थे तो यहाँ पर हम एक बार बना देते हैं, छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, ध्यान समझना भाई, बहुत ज़्यादा हम बना दीजिए वैसे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, एक आधा और डाल दो ताकि समझ में जल्दी से आ जाए। 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हम कह रहे हैं 1 2 3 अलग किया गया, प्लस यहाँ पर हमने बात किया, यहाँ पर हमने इनको अलग कर दिया। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2। भाई देखो सिंगली रेनफोर्स बीम, वही हमने यहाँ पर लिखाया था क्या, कि M1 वह वैल्यू है जो सिंगली रेनफोर्स बीम द्वारा रजिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, वही हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब AST स्टील की बात करेंगे तो M1 के आधार पर कौन सा निकलेगा, केवल AST निकलेगा। अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे AST1। क्यों भाई, देखो टेंसाइल जोन में स्टील यहाँ पर भी है, टेंसाइल जोन में स्टील यहाँ पर भी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या। अच्छा, ये 5 लेकर के क्या बनाना भाई, समझाएं बस, कोई मतलब नहीं, आप कैलकुलेट कीजिएगा उसके बाद रखिएगा। ठीक है, AST1 की अगर हम बात करेंगे तो AST1 के मान जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा। ठीक है, अच्छा हम जानते क्या, क्योंकि हम जानते हैं MR इज इक्वल टू AST इंटू सिग्मा ST इंटू जेड। जानते हैं नहीं जानते हैं, जानते हैं। AST की बात हम करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका M1 अपान सिग्मा ST इंटू Z1। Z1 अभी आप किसे निकाले थे। ठीक है, इसी प्रकार से AST2 की बात करेंगे,
टू की बात करेंगे, और जब AST2 की बात करेंगे भाई यहाँ पर भी तो AST2 है, यहाँ पर भी ST, यहाँ पर भी ST, अर्थात टेंसाइल जोन में दोनों जगह स्टील आपकी पड़ी है। तो AST2 की हम बात करेंगे और ये आएगा आपका M2/σ ST इंटू Z2। बता रहे क्लियर से, समझ में आ रहा है? ठीक है, AST2 का मान क्या आएगा M2/σ ST इंटू Z2। अब इसी प्रकार से हम AST टोटल निकाल लेंगे और ये आएगा आपका AST1 प्लस AST2, यहाँ से हमें AST का मान मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार से हम दूसरे की बात कर लेते हैं। जब दूसरे की बात करेंगे हम किसका, ASC का, किसका बात करेंगे हम, ASC का। ठीक है, तो ASC की हम जो बात करेंगे वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको हम हटाएं, थोड़ा सा हटा दें। देखिए, चूंकि हम जानते हैं M2 इज इक्वल टू 1.5 M-1 ASC इंटू सिग्मा CV डैश। ठीक है, और इंटू फिर आपका क्या होता है Z2, यहाँ पर क्या होता है आपका Z2। यहाँ से हमें ASC का मान निकालना है। ASC इज इक्वल टू M2/1.5 -1 ASC तो हट गया, हाँ यहाँ पर आएगा आपका सिग्मा CV डैश और इंटू D माइनस D डैश। यहाँ से हमारा किसका मान आ जाएगा, ASC का। अब बता भाई, नंबर आप बाहर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, नंबर आप बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, नंबर आप बाहर यहाँ से भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ASC का मान है वो हमारा कम आएगा, जबकि AST का मान हमारा क्या होगा, ज़्यादा आएगा। टोटल की हम बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बेसिक चीज़ों को देख लिया है। अब लिमिट स्टेट जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर हुआ? तब तक आप जो है इसको दोहरा लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.